नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की मतलब भारत ने कौन सी प्रणाली को अपनाया है। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं, देख लेना उसको, लगातार उसको रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संघीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं संघीय व्यवस्था को जानने के लिए, कि अगर कोई एक देश संघीय व्यवस्था अपने संविधान में संघीय व्यवस्था को डालता है तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख चीजें जो होती हैं वो उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के संबंधों में प्रकृति के आधार पर सरकार दो भागों में विभाजित होती है। देखो, प्रकृति के आधार पर क्या है, सरकार दो भागों में विभाजित होती है। एक क्या होती है, एकात्मक सरकार, और दूसरी कौन सी होती है, संघीय सरकार। तो एकात्मक सरकार क्या है और संघीय सरकार क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हम जानेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट संघीय व्यवस्था का नहीं है, या इनमें से कौन से पॉइंट में संघीय व्यवस्था की छवि उल्लेखित नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है संघीय व्यवस्था। ध्यान रखना कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। अब दोहरी सरकार, संघीय सरकार, दोहरी सरकार। ठीक है, तो दोहरी सरकार का मतलब क्या होता है कि राज्य और क्षेत्रीय, कौन सी, राज्य और क्षेत्रीय, मतलब कि केंद्र, आप मान लो केंद्र और क्षेत्रीय सरकारें। तो कैसी सरकार होती है, दोहरी सरकारें होती है। एक होती है राज्य की सरकार, दूसरी कौन सी होती है, केंद्र की सरकार होती है। तो ये आपका संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। दूसरा क्या है, लिखित संविधान होता है। अच्छा, लिखित संविधान, तो लिखित संविधान है हमारा। तो हमेशा ध्यान रखना कि संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान, हमारा संविधान कैसा है, लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बताएंगे जल्दी से कमेंट करके दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपका संविधान लिखा गया हो, ध्यान रखना। तो ये आपकी क्या होगी, संघीय व्यवस्था की पहचान होगी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों के विभाजन। अब जैसे शक्तियों के विभाजन करते हैं, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सूचियां बना लेते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि भारत में कितनी सूचियां हैं और कौन कौन से क्षेत्र की सूचियां हैं। तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। तो शक्तियों का विभाजन किस माध्यम से होता है, भारत में सूचियों के माध्यम से, कि राज्य इन सूचियों पर विषय बना सकता है, केंद्र इन सूचियों पर विषय बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो राज्य और क्षेत्रों के बीच में शक्ति का विभाजन, ये संघीय व्यवस्था की पहचान है। आगे संविधान की सर्वोच्चता, जहां पर संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है, वो वहां पर क्या है, संघीय व्यवस्था विद्यमान रहती है। ध्यान रखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता जहां पर है वो संसदीय व्यवस्था के अंदर ऐसी चीजें डाली हुई होती हैं। कठोर संविधान, ध्यान रखना, कठोर संविधान होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, कठोर। अब कठोर संविधान, अच्छा भारत का संविधान कैसा है, ना तो कठोर है ना लचीला है, लेकिन कठोर संविधान जो है वो संघीय व्यवस्था की पहचान होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र न्यायपालिका, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको देख लो, बाकी कुछ नहीं ज्यादा। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन ना हो, किसी भी दबाव में ना हो। ठीक है, जहां पर क्या हो कि न्याय स्वतंत्र हो। तो व्यक्ति क्या हो कि अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट वोर्ट वगैरह जा सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी संघीय व्यवस्था की पहचान है। और द्विसदनीय व्यवस्था, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था हो, जैसे कि आपका लोकसभा और राज्यसभा। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की पहचान क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एकात्मक सरकार का मतलब क्या है, तो जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट जो है वो क्या है आपका, एकात्मक सरकार। ठीक है, तो दो प्रकार की सरकारें हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट होगा एकात्मक सरकार। तो इसको ध्यान रखना कि संघीय व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं, दोहरी सरकार होना, लिखित संविधान होना, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना, संविधान की सर्वोच्चता होना, कठोर संविधान होना, और स्वतंत्र न्यायपालिका होना, और द्विसदनीय विधायिका होना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसको लगातार पढ़ो, लगातार रिवीजन करो। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की। तो भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अच्छा, संघीय व्यवस्था जो हमने लिया था किस देश से लिया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि किस देश से हमने संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया है। ठीक, अब संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, अब आर्टिकल 74 और 75 में इसका उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 74-75 में संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। अच्छा, संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, एग्जाम में आ जाते हैं ये। तो नामित और वास्तविक कार्यपालिका, ध्यान रखना, जो नामित कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है, राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं कि बहुमत प्राप्त दल का शासन, जो भी देखो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं, और पार्टियां मेजर नेशनल पार्टियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। और चुनाव लड़ने के बाद जो बहुमत आएगा वही शासन करेगा। तो ये भी आपकी संसदीय व्यवस्था की पहचान है कि जो बहुमत में होगा वही शासन करेगा। आगे सामूहिक उत्तरदायित्व,
सभी सभी जितने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि इसके प्रति संसद के प्रति, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये संसदीय व्यवस्था की प्रमुख पहचान है। राजनीतिक एकरूपता होनी चाहिए, मतलब जो भी फैसले वगैरह लिए जाते हैं सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, या तो सरकार क्या हो कि बहुमत से आए, बहुमत से नहीं आती, अगर अल्पमत से आती है और आपके अगर सरकारों का गठबंधन होता है तो उसमें भी वैचारिक कह सकते हैं कि सर्वसम्मति होती ही होती है, ठीक है। तो राजनीतिक एकरूपता होना बहुत जरूरी है, किसकी पहचान है, संसदीय व्यवस्था की पहचान है। दोहरी सदस्यता, अब दोहरी सदस्यता का मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है और गैर मंत्री भी हो सकता है, तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही क्या हो सकता है, वो सदस्य हो सकता है। अब देखो भारत में क्या है कि कोई भी बिना चुनाव लड़े मंत्री नहीं हो सकता है। हाँ, सदस्य हो सकता है कितने महीने के लिए, उसको 6 महीने के अंदर उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो दोहरी सदस्यता का भी जो लक्षण है वो संसदीय व्यवस्था का ये प्रमुख भाग है। आगे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख जो आता है पॉइंट, वो क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जितने सारे सदस्य चुने जाते हैं वो अपने में से एक लीडर चुनते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और निचले सदन का विघटन, देखो निचला सदन मतलब लोकसभा। अब लोकसभा क्या है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, ठीक है। तो उसका विघटन हो जाता है। कितने सदन है हमारे यहाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, ठीक है। तो निचले सदन का जहाँ पर विघटन होता है, ये भी आपकी संसदीय व्यवस्था की ही एक पहचान है। और गोपनीयता, किसी भी चीज की संवेदनशील चीजों की, राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजों की गोपनीयता को बनाए रखना, ये भी आपको किसका लक्षण है, संसदीय व्यवस्था। तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं और कौन सी विशेषता है, तो इसको देख लो। और पॉइंट्स में इनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कभी वैसे लिखना वगैरह भी है तो आप बता सकते हैं कि फेडरल सिस्टम जो होता है, जो आपका संघीय व्यवस्था है, उसके क्या क्या प्रमुख चीजें होती हैं, क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, और संसदीय व्यवस्था जो होती है उसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक है। 74-75 में इसका उल्लेख दिया गया है। तो लगातार पढ़ाई करते रहो। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्रम वाइज खत्म करेंगे, मतलब एक एक टॉपिक शुरुआत से लेकर एंड तक जाएंगे, ठीक है। और लगातार पढ़ाई करो, नोट वीडियोस वगैरह देखते रहो। नोट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वीडियो बस देखो एक बार 2 बार, एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवीजन कर लो और मेहनत करते रहो लगातार। एग्जाम्स आने वाले समय बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।